Students, myself VP Singh welcomes you all in General Engineering Part 2 and Concept of Electricity and Basic Qualities। तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, और इसको समझने के लिए हम इसको दो पार्ट में देखेंगे। नंबर 1 बाय एक्शन और नंबर 2 बाय नेचर। तो अगर हम एक्शन के रूप में देखते हैं तो इट इज़ कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड हैव गॉट न्यूमरस एप्लीकेशंस। यह एक एनर्जी का प्रकार है जिसके बहुत सारे असंख्य एप्लीकेशंस हैं, जैसे लाइटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हीटिंग एंड ड्राइविंग वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन टूल्स। अर्थात इलेक्ट्रिसिटी वह ऊर्जा है, वो एनर्जी है जो हमें लाइटिंग देती है, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा उपलब्ध कराती है, कम्युनिकेशन, हीटिंग, और उसके बाद जो भी वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन टूल्स होते हैं उनको ऑपरेट करने में जिसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब इसको बाय नेचर समझने के लिए हमें स्ट्रक्चर ऑफ मैटर्स उसको समझना पड़ेगा। तो मैटर जो है वो स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल्स क्या है कि दिस इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल इनटू विच ए गिवन सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड विदाउट चेंजिंग इट्स आइडेंटिटी। मीन्स किसी भी मैटर का वह छोटे से छोटा पार्टिकल जो तोड़ा जा सकता है और जिसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। इसका मतलब उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। तो ये तो मॉलिक्यूल्स जो हम तोड़ सकते हैं, लेकिन इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। लेकिन इसको भी अगर केमिकली हम तोड़ते हैं, वी कैन आल्सो डिवाइडेड मॉलिक्यूल्स केमिकली इनटू एटम्स। तो यहाँ पर एटम समझना है। एटम्स क्या है कि दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट। तो ये सबसे छोटा कण होता है जिसमें कोई मैटर एग्जिस्ट कर सकता है। इसका मतलब कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स में सारे एटम्स सेम हैं देन वी कॉल इट एलिमेंट। उसको हम एलिमेंट कहते हैं। सारे एटम्स सिमिलर टाइप के हैं, एक ही तरह के हैं, तो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। और अगर उस सबस्टेंस में डिसिमिलर एटम्स, अलग अलग तरह के एटम से मिलकर के वो सबस्टेंस बना हुआ है, तो उसको हम कंपाउंड मैटर कहेंगे। तो इस तरह से मैटर दो तरह का होगा। एलिमेंट जिसमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं, और दूसरा जिसमें दो या दो से ज़्यादा तरह के एटम्स होते हैं, उनको हम कंपाउंड कहेंगे। तो इसको अगर डेफिनेशन के रूप में देखें तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इनटू विच ए गिवन सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड without changing its identity, and atom is smallest particle in which matter can exist. So in this way we have seen the smallest particle atom. अब एटम को भी अगर हम और डिवाइड करते हैं जिसमें वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है, इट डजेंट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स ओरिजिनल सब्सटेंस। तो जिसमें जो एटम होता है उसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो इसमें उस पर जो सब्सटेंस था उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेंगी। जिस तरह से कि H2 जैसे पानी होता है, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हो जाएगा। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, और जब ये मिल जाता है तो जो H2 बनता है उसकी प्रॉपर्टी अलग है। तो अगर हम एटम को भी फर्दर तोड़ते हैं या एनालाइज करते हैं तो एटम जो है 3 मेन पार्टिकल से मिलकर के बना होता है।
जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रिक चार्ज नेगेटिव होता है, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब होता है। और जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के न्यूक्लियस बनाते हैं, और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में रहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एटम जो है वो न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली। कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम्स आर न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली। लेकिन अगर एटम में से जो इलेक्ट्रॉन्स, आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो जो है ट्रांसफ़र हो सकते हैं दूसरे एटम के लिए, या दूसरे एटम से वो रिसीव कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हम उसको बोलते हैं कि ये नेगेटिव आयन है। और अगर वो कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, दे देता है, या उसको ट्रांसफ़र कर देता है, तो वो प्रोटॉन पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हो जाता है ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन वाला नेगेटिव चार्ज ये हो जाता है कम। तो जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन। इस तरह से वी कैन से दैट एटम्स आर न्यूट्रल, बट इफ एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन, एटम्स becomes positive charged and we call positive ion, and if atom receives electron then that atom becomes negative ion। अब हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। जैसा हमने अभी बताया कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर रेडी टू मूव एनीवेयर इन वन एटम टू अनदर एटम। तो ये जो एक एटम से दूसरे एटम की ओर इलेक्ट्रॉन्स आ जा सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन अगर इनको जो है एक फोर्स लगाया जाए जिससे कि वो एक ही दिशा में जाएं, तब इसको हम जो है इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इन वन डायरेक्शन। अब यहाँ पर बात आती है कि कंडक्टर वो सबस्टेंस हैं, वो मटेरियल हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, और जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम और नेग्लिजिबल होते हैं उनको हम इंसुलेटर कहते हैं। तो ये जो कंडक्टर है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनको हम एक दिशा में चला सकते हैं। तो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इन वन डायरेक्शन इट इज़ कॉल्ड करंट। और इन अदर वर्ड्स अगर जो है हम दूसरे शब्दों में कहें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट। इलेक्ट्रॉन का बहना ही, एक जगह से दूसरी जगह जाना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यही करंट होता है। सो इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ नेट मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन बाउंड्री। अगर किसी भी बाउंड्री से, किसी भी क्रॉस सेक्शन से जो नेट चार्ज और इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो उसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें टाइम रेट पता चलता है, और ये पता चलता है कि उससे कितने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम मूव कर रहे हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, और इट इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ट्रांसफर्ड इन ए गिवन टाइम डिवाइडेड बाय द टाइम। सपोज
अगर क्यू कूलम चार्ज टी टाइम में ये ट्रांसफ़र होता है, उस समय dQ/dt इसको हम करंट कहेंगे। तो करंट की जो यूनिट है वो कूलम होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट है वो कूलम होती है, और करंट की यूनिट है वो एम्पियर होती है, जिसको हम ए से शो करते हैं। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, जिसको विद्युत वाहक बल कहते हैं, EMF। ये द फोर्स विच कॉजेज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट। यह वो बल है जो किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक सर्किट में बहने देता है या बहने का प्रयास कराता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बल है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। सो द फोर्स विच कॉजेज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट वी कॉल इट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये वो फोर्स होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो कराता है, उसको प्रवाहित करता है। इसके बाद आता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल स्टेट विच टेंड्स टू कॉज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन देम। इसका मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर, ये क्या होता है कि ये जो है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जिनके बीच में करंट बह रहा है उनके बीच में जो उनके इलेक्ट्रिकल स्टेट में डिफरेंस है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसका मतलब जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम PD करके बोलेंगे, तो ये PD जो होता है वो इलेक्ट्रिकल स्टेट को शो करता है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली ये EMF ये फोर्स होता है जो करंट को फ्लो करने में मदद करता है। तो यूनिट ऑफ EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर कैरिंग करंट। सपोज वोल्ट को अगर हम डिफाइन करते हैं तो वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर व्हेन पावर डिसिपेटेड बिटवीन दी पॉइंट इज 1 वाट। अगर दो पॉइंट के बीच में 1 एम्पियर की करंट बह रही है तथा उनके बीच में जो पावर डिसिपेट हो रही है वो 1 वाट की है, तो उस यूनिट को हम 1 वोल्ट कहेंगे। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट का होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस। ये किसी भी सबस्टेंस का, किसी भी मटेरियल का वो गुण होता है जो विद्युत धारा के बहने का विरोध करता है। मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टेंस विच अपोजेस और रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। इसका मतलब अगर करंट बहती है तो उस करंट को बहने का जो विरोध करता है उस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी यूनिट ओम होती है, और रेजिस्टेंस बिटवीन 2 points of conductor when potential difference of 1 volt applied and produces current of 1 ampere we call 1 ohm। अगर हम ओम को डिफाइन करते हैं तो अगर कंडक्टर के 2 पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो और उसमें से 1 एम्पियर करंट पास हो रही है तो उसका रेजिस्टेंस 1 ओम होता है। इसके बाद ओम
का नियम या ओम्स लॉ। एज पर ओम्स लॉ, करंट फ्लोइंग थ्रू ए conductor is directly proportional to potential difference across the end of the conductors and inversely proportional to conductor resistance। अर्थात अगर करंट किसी कंडक्टर से फ्लो हो रही है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तथा ये जो रेजिस्टेंस है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसको अगर हम मैथमेटिकली कहें तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। I इज द करंट एंड V इज द वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन टू पॉइंट्स इन विच करंट इज फ्लोइंग। दो पॉइंट के बीच में अगर करंट फ्लो कर रही है तो जो वोल्टेज अप्लाइड है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड I is inversely proportional to resistance R. So I is proportional to 1/R। इन दोनों को मिलाकर के हम देखते हैं कि I is proportional to V/R। So in this way we can say that I is equal to V/R। इसका मतलब कि बहने वाली जो करंट है वो वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रेशियो होता है। अगर इसको हम दूसरे शब्दों में इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इफ फिजिकल स्टेट्स स्पेशली टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं देन करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। तो ये जो करंट बह रही है वो जो है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जो तीसरी फॉर्म ओम के नियम की है वो ये है कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड करंट फ्लोइंग रिमेंस कांस्टेंट मीन्स B/I इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू R रेजिस्टेंस। सो B इज इक्वल टू IR। This is another form of Ohm's law. Now we will consider the law of resistance. Law of resistance किसी भी सबस्टेंस का जो रेजिस्टेंस है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, इसको हम इस तरह से देखते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की लंबाई के समानुपाती होता है एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर। कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, यहाँ पर L है लेंथ ऑफ कंडक्टर और A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देन R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो R इज इक्वल टू रो L/A। तो ये रो जो है उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये जो है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के अनुसार जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और ये एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से हमने ये रेजिस्टेंस ओम्स लॉ इस लेक्चर में देखा। थैंक यू वेरी मच।